students, last day we had studied that Anne Frank decided to keep a diary because she did not have a good friend. In this way, we have completed the second or third paragraph of page number 50. And today we are going to start the next one, that is the last paragraph of page number 50. So let's see what is there. To enhance the image of this long-awaited friend, in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people do. At last he says that I'm not going to start the diary in a very hurry. बहुत ही जल्दबाजी में मैं इस डायरी को शुरू नहीं करूंगी जैसा कि दूसरे लोग करते हैं, जैसा कि दूसरे लोग आते हैं शुरू कर देते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट आई एम गोइंग टू गिव सम डिटेल्स ऑफ माय फैमिली एंड माय लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और मैं अपने फैमिली के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दूंगी, सो दैट द पीपल बी फैमिलियर विद माय कंडीशन. जो भी मेरी कंडीशन है उससे लोग फैमिलियर हो जाएं. एंड वन मोर थिंग, शी डिसाइडेड टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. उसने डिसाइड किया कि इस डायरी रूपी फ्रेंड को वो किटी बोल के एड्रेस करेगी, किटी कह के बुलाएगी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन. वो बोलती है कि अगर मैंने तुरंत शुरुआत कर दी, अगर मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो शायद लोग मेरी जीवन की कहानी को समझ नहीं पाएंगे. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. इसलिए ज़रूरी होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा स्केच यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं क्या हूँ, कैसी फैमिली से हूँ. एंड मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं अपनी बहुत सारी बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी while starting this diary I would like to tell something about me and my family to the people so that they could be comfortable, ताकि वो आराम से मुझे समझ सके, मेरी डायरी में इंटरेस्ट ले सके. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. सबसे पहले वो स्टार्टिंग करती है अपने फादर से और वो कहती है कि मेरे पिता जो कि मोस्ट एडोरेबल हैं, सभी को अपने पिता सबसे ज़्यादा पूजनीय रखते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो अपने पिता को भी ऐसा ही फील करती थी. डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. मेरे पिताजी ने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए और माँ जो है वो 25 साल की नहीं हो गई, यानी उनकी काफ़ी लेट मैरिज थी और माँ में और पिताजी की उम्र में काफ़ी डिफरेंस भी था. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट. मेरी जो बहन थी, जिसका मार्गोट जो मेरी बहन है, उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पे इन जर्मनी इन 1926. अभी आप लोग याद कर सकते हैं कि एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 1929 में और उसकी बहन का जन्म हुआ था 1926 में. देयर वाज 3 years डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. मेरा जन्म 1929 को हुआ था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट और मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी अंटिल आई वॉज 4. जब तक कि मैं 4 साल की हुई मैं फ्रैंकफर्ट में ही रहा करती थी. माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे जो फादर हैं वो 1933 में हॉलैंड चले गए, यानी जर्मनी छोड़ के हॉलैंड चले गए. एंड माई मदर एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक. मेरी माँ जिनका नाम था एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, उनको भी जाना ही था. वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. साथ में तो नहीं लेके गए, लेकिन हाँ सितंबर के महीने में उनको भी लेके चले गए. वाइल मार्गोट एंड आई वाज सेंट टू एचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. और मैं और मेरी बहन को हमारी दादी के घर पे भेज दिया गया, जो कि एक गांव था, उसका नाम था एचिन, उनके साथ रहने के लिए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. सितंबर में मेरी माँ गई और दिसंबर में मेरे पापा मेरी बहन को भी लेके चले गए. एंड आई फॉलोड इन फरवरी. मुझे फरवरी तक यहीं रहना था और मैं अपनी दादी माँ के साथ रहती रही. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. और फिर मुझे वहाँ पे लेके जाते हैं और मैं एक तरह से मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट थी, क्योंकि मार्गोट अकेली थी, उसको एक दोस्त मिल गया था रहने के लिए और मुझे इस तरीके से फरवरी में वो लोग वहाँ पे लेके जाते हैं. आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. मेरी पढ़ाई की शुरुआत वहीं पे हुई, हॉलैंड में ही. मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. और 6 साल की उम्र तक मैं वहीं रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. और क्लास 1 में मैं पहुंच गई उसी स्कूल में. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस. जब मैं फर्स्ट में पढ़ती थी
इन द सिक्स फॉर्म। क्लास सिक्स में जब मैं पहुंची तो उस समय मेरी एक क्लास टीचर थी जिनका नाम था मिसेस क्यूपर, द हेड मिस्ट्रेस, वो उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और लास्ट में क्या होता है, क्योंकि ये एक हार्ट ब्रेकिंग दिल को तोड़ देने वाला फेयरवेल था, मिसेस क्यूपरस या तो रिटायर हो रही थी या उनका ट्रांसफर हुआ था, वो जा रही थी, इसलिए हम बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। इन समर ऑफ 1941, 1941 की जो गर्मियां थी, ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अचानक दादी माँ काफी बीमार पड़ गई 1941 में, और उनका एक ऑपरेशन भी कराना पड़ा। तो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए 1941 का जो मेरा बर्थडे था वो बहुत थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ पास हो गया, मेरा बर्थडे कोई खास नहीं मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। उस ऑपरेशन की वजह से मेरी दादी माँ बहुत दिन जिंदा नहीं रह पाई और वो जनवरी 1942 में एक्सपायर हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई इस चीज को समझ नहीं सकता कि मैं अपनी दादी को कितना चाहती थी, उन्हें आज भी मैं कितना याद करती थी, ये कोई नहीं समझ सकता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और ये 1942 का जो बर्थडे था वो अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, उस साल नहीं मनाया गया। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और दादी माँ, लेकिन जो बर्थडे मनाया गया था, थोड़ा बहुत जो भी सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें दादी माँ की कैंडल, उनके नाम की एक कैंडल भी वहाँ पे जलाई गई थी। लेट्स रिवाइज दिस लाइंस वंस अगेन। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। यहाँ कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि 1942 का जो ये बर्थडे सेलिब्रेशन था, पिछले साल भी मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया था, तो इस साल थोड़ा सा पिछले साल को मेकअप करते हुए मेरा बर्थडे मनाया गया, और दादी माँ के नाम की एक कैंडल भी उस बर्थडे पे जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, उसकी मम्मी, उसके पापा, वो और उसकी बहन बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स, और इस तरीके से brings me to the present date of 20th June 1942। आज मैं 20 जून 1942 को मैं लिख रही हूँ, और मैं क्या लिख रही हूँ, एंड द सोलम डेडिकेशन टू माई डायरी। अभी आप लोग सोच सकते हैं कि 12 जून को उसके पापा ने उसे डायरी गिफ्ट की थी, और उसकी जो पहली एंट्री होती है उसमें, यानी जो ढंग से पहले लिखती है वो करती है 20 जून को। तो नाउ वी आर ऑन। अब उसने क्या लिखा था उस डायरी में, फर्स्ट टाइम वी विल गो थ्रू दैट, हम उसके बारे में जाएंगे, देखेंगे कि उसने डायरी में लिखा क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पे एक डेट पुट की है, सैटरडे 20 जून 1942। सैटरडे का दिन था, 20 जून था, 1942 ईयर था, और लिखती है डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे प्यारी किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। शायद ये डायरी वो स्कूल में बैठ के लिख रही है, और उसमें वो लिख रही है कि आज मेरी पूरी क्लास जो है वो क्वैकिंग इन बूट, मतलब अपने पैरों से वो काफी नॉइज मेकिंग हो रही है क्लास में, काफी शोर मचा रहे हैं, अपने पैरों को घिस रहे हैं, यहाँ वहाँ आ जा रहे हैं क्लास में। एंड द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teacher decides we will move up to the next form। और वास्तव में इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि आज हमारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। आज हमारी टीचर हमें बताएंगी कि हम अगले सेक्शन में, यानी अगली क्लास में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आज हमारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, इसलिए काफी बच्चे जो हैं एक्साइटेड हैं। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट। आधी क्लास ऐसी है जो आपस में शर्तें लगा रही है, वो कह रहा है तुम पास हो जाओगे, वो कह रहा है तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा। इस तरीके से वो आपस में शर्तें लगा रहे हैं। एंड जीएन एंड आई लॉक आवर सेल्फ सिली एट द मेकिंग एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। हमारे पीछे दो लड़के बैठे हुए हैं, वो तब से आपस में शर्तें लगा रहे हैं। जीएन उसकी फ्रेंड है, वो और मैं, हम दोनों उनकी शर्तें सुन सुन के हंस रहे हैं, इतनी देर से हम लोग हंसे जा रहे हैं। सीएन बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्विस, उन लड़कों का नाम था सीएन एंड जैक, who have staked their entire holiday saving on their bet। इतने मूर्ख हैं वो दोनों कि रिजल्ट के बारे में उन्होंने शर्त लगाई है, और पिछली गर्मियों की छुट्टी में जो भी उन्होंने अमाउंट बचाई थी, अपनी पॉकेट मनी बचाई थी, वो सारे पैसे उन्होंने शर्त पे लगा दिए, इसलिए हमें बड़ी हंसी आ रही है उनके ऊपर।
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट इज यू गोइंग टू पास, तुम ही पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं पास नहीं हो जाऊंगा, यस यस यू आर, हाँ हाँ तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इस तरह की शर्तें वो लगा रहे हैं आपस में और उस पर पैसे लगा रहे हैं। इवन जीज them down. Even these pleading glance and my angry outburst can't calm them down. जो जीत है, मेरी जो फ्रेंड है, उसने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए अपनी नजरों से ही रिक्वेस्ट किया कि भाई शांत रहो, और मैंने बहुत गुस्सा होकर उनकी ओर देखा कि भाई शांत रहो, तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो, लेकिन वो बच्चे शांत नहीं हो रहे हैं। इफ यू आस्क मी, अगर डायरी से कहती है, हे डायरी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं बताऊं, मेरी क्लास में 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो डमीज हैं, डमीज मतलब मंदबुद्धि हैं, और वो सारे के सारे, उन्हें पीछे रह जाना चाहिए, उन्हें तो पास करके आगे भेजना ही नहीं चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, जो टीचर्स होते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल होते हैं, वो किसे पास कर देंगे किसे फेल कर देंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वैसे मैं इतनी परेशान नहीं हूँ, मेरी सारी की सारी सहेलियाँ पास हो जाएंगी, मैं भी हो जाऊंगी, विल मेक इट, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। केवल एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और वो सब्जेक्ट है मैथ्स का। मैथ्स के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए अब मैथ्स के बारे में वो श्योर क्यों नहीं है। एनी वे वी ऑल कैन डू दिस वे। अब जो है हम तो केवल एक ही काम कर सकते हैं, हम इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। Until then we keep telling each other not to lose heart, और तब तक हम यही कह सकते हैं कि अपने हृदय को संभाल के रखो, हार्ट को लूज मत करो, पेशेंस को मत खो, दिल को मत कमजोर पड़ने दो। देखो क्या रिजल्ट होता है, हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरा सभी टीचर्स के साथ काफी अच्छा इंटरेक्शन है, काफी अच्छी बातचीत है, काफी अच्छा बिहेवियर है। देयर आर 9 of 10, मेरे टोटल 9 टीचर हैं, 9 टीचर्स हैं जो मुझे पढ़ाते हैं, 7 men and 2 women। इनमें से 7 जो है वो मैन है और 2 जो है वो वुमेन है। ये सभी लोग मुझे पढ़ाते हैं। मिस्टर किसिंग, उन्हीं 7 टीचर्स में से, मेल टीचर्स में से एक है मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ। फोगे क्या होता है, ओल्ड फैशन, जिसे तुम लोग अपनी आमतौर की भाषा में खड़ूस बोलते हो, फला टीचर बहुत खड़ूस है बोलते हो ना, तो इसी तरीके से ओल्ड फोगे मतलब क्या हुआ, पुराने ख्यालात के टीचर, ऐसे हैं वो जो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझे पिछले कई सालों से, युगों से वो मुझसे नाराज हैं, बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ क्लास में, चुप रहती नहीं हूँ, बहुत बोलती हूँ, इसलिए वो मुझसे नाराज रहते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे सबसे पहले बहुत सारी वार्निंग्स दी, कितना शोर मत करो, एंड शांत रहो, डोंट टॉक टू मच इन द क्लास, कीप क्वाइट, तरह तरह से उन्होंने मुझे वार्निंग दी। लेकिन लास्ट में जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे एक होमवर्क दे दिया करने के लिए। होमवर्क क्या था, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, क्योंकि मैं बोलती बहुत थी, ऐसे ज्यादा बोलने वाले लोगों को चैटर बॉक्स कहा जाता है, तो उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स पे होमवर्क दे दिया कि जाओ एंड एक ऐसे लिख के लाओ चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स होता क्या है, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। चैटर बॉक्स, क्या टॉपिक दे दिया था इन्होंने, चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख के लाओ, क्या लिख सकते हो चैटर बॉक्स पे। मैं सोच में पड़ गई, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। छोड़ो, मैंने उसको होमवर्क को ऐसे मोड़ा और बैग में रख लिया। मैंने कहा चलो इसके बारे में बाद में परेशान होंगी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। जब घर पहुंची तो मैंने अपने उस टॉपिक को नोटबुक पे लिखा और ऐसे को लिखना शुरू कर दिया। टक इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप इट क्वाइट। हालांकि उसने जो टॉपिक लिखा था वो क्लास में ही लिखा था, फिर उसने अपनी उस कॉपी को बंद किया और अपने बैग में रख के घर चले गए। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैं घर पहुंचती हूँ और मैंने अपने सारे होमवर्क को फिनिश कर लिया, तो उसके बाद में द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, मेरी नजर पड़ती है उस नोट पे कि ओफो, अभी तो मुझे ऐसे भी लिखना है, क्या लिखूं उस पे।
आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी कि आखिर मुझे इसके बारे में क्या लिखना चाहिए। सोचते सोचते वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, इधर फाउंटेन पेन की टिप को मैंने मुंह में डाल लिया था, जो मेरी सोचने में हेल्प कर रहा था। और इस तरीके से सोचते सोचते एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अगर मेरी जगह कोई और उस ऐसे को लिखता तो बहुत सारी जगह छोड़ छोड़ के लिखता, बट आई डिड नॉट डू लाइक दैट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट trick was to come but between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. मेरा मतलब सिर्फ ऐसे लिखने से नहीं था, मेरा मतलब था कि उस ऐसे में जो लिखा जाए वो कन्विंस करे। सर की समझ में आना चाहिए कि एक बच्चा जो है वो क्लास में अगर बात करता है तो उसकी क्या नेसेसिटी है, आखिर वो क्यों बात करता है। कुछ तो ऐसा जरूरी होगा कि जिसकी वजह से वो क्लास में जरूर बात करता होगा। तो ये चीज मैं अपने सर को कन्विंस करना चाहती थी, इसलिए मैं सोच में पड़ी हुई थी कि क्या लिखूं ऐसा। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, बहुत सोचा और सोचा, उससे ज्यादा भी सोचा। सोचते सोचते एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मुझे एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैंने अपने मन की सारी भड़ास उसमें निकाल डाली, मैंने अपने मन की सारी बातें उसमें लिखी कि वाई अ स्टूडेंट वांट टू टॉक इन द क्लास, क्यों एक स्टूडेंट क्लास में बात करना चाहता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम, या हर उसके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने 3 पेज का एक ऐसे लिखा और मैं सेटिस्फाइड थी अपने उस ऐसे से, और फिर मैंने उसे अपने बैग में रख लिया। I argued that talking is the student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें डिस्कस किया था, मैंने उसमें प्ली दिया था, मैंने उसमें आर्गुमेंट किया था सर से कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, बच्चे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, बच्चे तो बोलेंगे ही सर, और ये उनकी आदत होती है, हैबिट होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी इस बात करने की आदत को अंडर कंट्रोल रखूंगी, यानी कंट्रोल में ही बात करूंगी, लेकिन ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। But that would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. और फिर वो कहती है कि सर मैं चाह के भी बोलना कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे अंदर हेरिडेटरी है। मेरी माँ भी बहुत बोलती है, जब मेरी माँ बहुत बोलती है तो उसी के जीन्स तो मुझ में ट्रांसफर हुए हैं, मैं कैसे कम बोल सकती हूँ। इस तरीके से उसने उसमें आर्गुमेंट दिया था, और वो कहती है कि मेरी माँ बहुत बोलती थी इसलिए सर मैं बहुत बोलती हूँ, और इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकती, मैं डीएनए नहीं बदल सकती अपना। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। और सर अगर किसी के अंदर कोई जेनेटिक कोई गुण या दोष आया है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्लास में इतना बोलती हूँ, फिर भी आई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल कीप इट अंडर माई कंट्रोल, मैं इसे अपने कंट्रोल में रखूंगी और जरूरत से ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन बोलूंगी। इन दिस वे शी स्टार्टेड, शी ट्राइड टू कन्विंस हर सर, उसने अपने टीचर को कन्विंस करने की कोशिश की। रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो, द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विल बी कंटिन्यू टुमारो, बी रेडी फॉर